बेसिक इंट्रोडक्शन के तौर पर अगर बात करें तो हमें ये ऑलरेडी समझ में आता है कि ट्रेड, ट्रेड रूट्स, कल्चर और पॉलिटिक्स, इन चारों के बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिलता है। और हमारी कंट्री इसका बेहद खूबसूरत एग्जाम्पल है। हमारे कंट्री में बहुत सारे इन्वेडर्स आए। कुछ ऐसे इन्वेडर्स थे जिनका पर्पस था लूटपाट मचाना, जैसे मंगोल्स आए, जैसे अरब्स आए। कुछ ऐसे इन्वेडर्स थे जो कि आके हमारी कंट्री में सेटल हो गए, फॉर एग्जाम्पल मुगल्स। और कुछ ऐसे इन्वेडर्स थे जो कि आएंगे, हमारे कंट्री के ऊपर एक लंबे टाइम तक रूल करेंगे और फिर अल्टीमेटली उनको निकाल दिया जाएगा, फॉर एग्जाम्पल ब्रिटिशर्स। लेकिन ये जितने भी इन्वेडर्स आए, इन्होंने हमारे कंट्री के ट्रेड को, हमारे कंट्री के कल्चर को और हमारे कंट्री की पॉलिटिक्स को बहुत हैवीली इन्फ्लुएंस किया। तो ट्रेड, ट्रेड रूट्स, कल्चर और पॉलिटिक्स, इनके बीच में एक क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिलता है। और ये जो ट्रेड है, ये जो ट्रेड रूट्स हैं, ये जो कल्चरल एक्सचेंज है, ये आज का नया फिनोमेना नहीं है। एंशियंट टाइम से ही ये सारी चीजें देखने को मिलती हैं। इनफैक्ट एंशियंट इंडिया के कुछ लिटरेचर के ऐसे टेक्स्ट हैं जो कि जानकारी देते हैं, जो कि बताते हैं उस दौर की कमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में, जो कि बताते हैं उस दौर के एंशियंट लैंड एंड सी ट्रेड रूट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एक टेक्स्ट है महानिदेशा। ये जो महानिदेशा नाम का टेक्स्ट है, ये बात करता है उस दौर की कमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में। एक टेक्स्ट है अर्थशास्त्र, और अर्थशास्त्र के बारे में फॉर श्योर आपने कहीं ना कहीं सुना होगा। अर्थशास्त्र बात करता है उस दौर की इकोनॉमी के बारे में। तो एंशियंट इंडिया में कुछ ऐसे लिटरेचर के टेक्स्ट हैं जो कि इन्फॉर्म करते हैं, जो कि जानकारी देते हैं उस दौर की कमर्शियल एक्टिविटीज के बारे में, जो कि जानकारी देते हैं उस दौर के एंशियंट लैंड एंड सी ट्रेड रूट्स के बारे में। फॉर एग्जाम्पल, एक टेक्स्ट है महानिदेशा और दूसरा टेक्स्ट है अर्थशास्त्र। एक बेहद प्रोमिनेंट, एक बेहद फेमस किताब है पेरिप्लस ऑफ इरेथेरियन सी। ये जो ग्रीको रोमन रीजन है, यहाँ पे ट्रेड की सिचुएशन क्या थी, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज की सिचुएशन क्या थी, उसके बारे में इन डिटेल जानकारी दी गई है इस किताब में। और इंडिया का जो ट्रेड का सिनेरियो है वो थोड़ा सा बदला तब जब रोमन एम्पायर को स्टेब्लिश किया गया। रोमन एम्पायर को स्टेब्लिश किया गया लगभग 31 बीसी में। और जब रोमन एम्पायर को स्टेब्लिश किया गया तो रोमन एम्पायर के जो रूलर्स थे, उन्होंने रेड सी का जो रूट है उसको ओपन किया। और रेड सी हमारे पास में है, रेड सी हमारे लिए एक्सेसिबल है, इजीली एक्सेसिबल है। तो जैसे ही ये रेड सी रूट ओपन हुआ, वैसे ही एक सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला इन द ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड रोमन एम्पायर। इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में जो ट्रेड है वो बेहद सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुई व्हेन द रेड सी रूट वाज ओपन्ड। इनफैक्ट ये जो रोमन एम्पायर के साथ में ट्रेड रूट था, इसको कंट्रोल करने के लिए सतवानास के बीच में और साकास के बीच में वॉर भी देखने को मिला। और प्राइमरीली इतिहास में जितने भी वॉर्स देखने को मिले हैं, उनके पीछे रीजन हमेशा से ट्रेड रहा है, या फिर प्रॉफिट रहा है, या फिर किसी ना किसी तरीके का मुनाफा रहा है। आइडियोलॉजिकली आप कुछ भी कह सकते हो, बट इन जनरल टर्म्स अगर बात करें तो ये जितने भी वॉर्स हुए हैं, उनके पीछे पर्पस क्या है कि ट्रेड को हम कंट्रोल करें, इकोनॉमी को हम कंट्रोल करें, ट्रेड रूट को हम कंट्रोल करें, प्रॉफिट को हम कंट्रोल करें। तो जब रोमन एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया, इस रोमन एम्पायर ने रेड सी रूट को ओपन किया, और जैसे ही रेड सी रूट ओपन हुआ तो इंडिया और रोमन एम्पायर के बीच में ट्रेड जो है वो सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ। इनफैक्ट ये जो रोमन एम्पायर के साथ में ट्रेड रूट है, इसको कंट्रोल करने के लिए सतवानास और साकास के बीच में वॉर भी देखने को मिला। एक किताब है केरलोल पथी। ये जो किताब है केरलोल पथी, ये बात करती है केरला की हिस्ट्री के बारे में। और केरलोल पथी में बताया गया है कि साउथ इंडिया के अंदर बहुत सारे ब्राह्मण्स जो हैं वो आएंगे और अपना सेटलमेंट बनाएंगे। धीरे धीरे ये जो ब्राह्मण सेटलमेंट्स हैं, ये साउथ इंडिया के अंदर स्प्रेड होने लगे। और इसकी वजह से क्या हुआ, ये जो ब्राह्मण्स हैं, इन्होंने फोकस करने की शुरुआत की एग्रीकल्चर के ऊपर, इन्होंने फोकस करने की शुरुआत की एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज के ऊपर। और इन ब्राह्मण्स के अंडर ये जो एग्रीकल्चर है, ये जो एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज हैं, ये जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है, ये सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने लगा।
और जब एग्रीकल्चर का प्रोडक्शन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज होने लगा तो मार्केट प्लेस में, मार्केट में एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स भी देखने को मिला, उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला। भाई कोई फार्मर है, वो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन कर रहा है, वो अपने एग्रेरियन प्रोडक्ट्स को लेके आ रहा है, अब उसको अपने एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट्स को बेचना है, तो पहले तो बार्टर सिस्टम भी चलता था, तो होगा क्या कि बहुत सारे नॉन एग्रीरियन प्रोडक्ट्स की भी डिमांड बढ़ेगी, और जब एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का एक्सचेंज देखने को मिलेगा विद द नॉन एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स, तो कमर्शियल एक्टिविटीज में इंक्रीज देखने को मिलेगा या नहीं मिलेगा? बट ऑब्वियसली बात है, कमर्शियल एक्टिविटीज में इंक्रीज देखने को मिलेगा। ईरान में बहराम 5 का जब रूल स्टैब्लिश हुआ, बहराम 5 इन्होंने रूल किया 420 एडी से लेके 439 एडी के बीच में, तो अरब्स ने बहुत स्विफ्टली इंडियन ओशन के वेस्टर्न पार्ट्स पे ट्रेड को इंक्रीज करने की शुरुआत की। ट्रेड जो है वो इंक्रीज हुआ। जब बहराम 5 का रूल स्टैब्लिश हुआ ईरान के अंदर, तो अरब्स के साथ में इंडिया का जो ट्रेड है वो बहुत सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ। द वेस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडियन ओशन, उन्होंने अरब्स के साथ में ट्रेड में बहुत सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखा। और इसी फेज के दौरान एक बेहद इंपॉर्टेंट सेंटर हुआ रोमन ट्रेड का, और वो है कुडुंगलूर। कुडुंगलूर ये जो है ये एक टाउन है केरला के अंदर। आज भी कोची के ऊपर अगर आप देखोगे तो आपको कुडुंगलूर देखने को मिलेगा। कुडुंगलूर बिकेम द क्रूशियल सेंटर ऑफ रोमन ट्रेड। और कुडुंगलूर के अलावा गुजरात में बरूकचा, बरूकचा जो है वो बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर बना। जो बरूच वाला रीजन है उसी को पहले क्या बुलाते थे? बरूकचा बुलाया जाता था। तो ये जो गुजरात में बरूकचा है और ये जो केरल में कुडुंगलूर है, ये दोनों बड़े क्रूशियल सेंटर्स बने रोमन ट्रेड के। इनफैक्ट इन दोनों सेंटर्स के बारे में बात की गई है बाय द ऑथर पेरीप्लस। ये जो पेरीप्लस जिन्होंने ये किताब लिखी थी, इन्होंने भी कुडुंगलूर और बरूकचा इन दोनों क्रूशियल सेंटर्स को मेंशन किया है। संगम लिटरेचर में अगर देखें तो संगम लिटरेचर में बात की गई है अबाउट द ट्रेड कैरिड आउट बाय द यवंस, और संगम लिटरेचर में बात की गई है कोलम के बारे में। कोलम वाज द इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर जो कि मलाबार कोस्ट पर लोकेटेड था। तो देखो बेहद सिंपल सा बेसिक सा इंट्रोडक्शन है। इसमें एक तो आपको मोटा मोटा ये याद रखना है कि ट्रेड, ट्रेड रूट्स, कल्चर और पॉलिटिक्स, इनके बीच में हमेशा से एक क्लोज रिलेशनशिप देखने को मिलता है। एंशिएंट इंडिया के टाइम से ही ट्रेड, ट्रेड रूट्स, कल्चर और पॉलिटिक्स की जानकारी मिलती है। कुछ टेक्स्ट ऐसे हैं एंशिएंट इंडिया के जो कि जानकारी देते हैं अबाउट कमर्शियल एक्टिविटीज, जो कि जानकारी देते हैं अबाउट एंशिएंट लैंड एंड सी ट्रेड रूट्स। फॉर एग्जांपल महानिदेशा है, फॉर एग्जांपल अर्थशास्त्र है। फिर एक जनरल पैटर्न बनाओ कि जब रोमन एम्पायर को स्टैब्लिश किया गया तो रोमन एम्पायर ने ये जो रेड सी रूट है इसको ओपन किया, और रेड सी रूट ओपन हुआ तो इंडिया के साथ में रोमन एम्पायर का जो ट्रेड है वो बेहद सिग्निफिकेंटली इंक्रीज हुआ। एक कैरोल पथी नाम की किताब है जो कि बताती है कि जब साउथ इंडिया में ब्राह्मण सेटलमेंट्स स्प्रेड होने लगे तो ये जो ब्राह्मण्स हैं इन्होंने एग्रीकल्चर को इंक्रीज करने के ऊपर फोकस करने की शुरुआत की, और जब एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन में इंक्रीज हुआ तो मार्केट प्लेस में एक्सचेंज ऑफ प्रोडक्ट्स में भी इंक्रीज देखने को मिला, कमर्शियल एक्टिविटीज में भी इंक्रीज देखने को मिला। लगभग 420 एडी में जब बहराम 5 का रूल स्टैब्लिश हुआ ईरान के अंदर, तो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है उसके साथ में अरब्स ने भी बड़ा सिग्निफिकेंटली ट्रेड किया। और उस फेज के दौरान ये इंपॉर्टेंट है, दो क्रूशियल सेंटर्स रोमन ट्रेड के कौन से थे? एक कुडुंगलूर और दूसरा बरूकचा। कुडुंगलूर कहां पे था? केरला में, अभी भी केरला में है, और गुजरात में बरूकचा। संगम लिटरेचर में बात की गई है अबाउट द ट्रेड कैरिड आउट बाय द यवंस, और संगम लिटरेचर में एक इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर की भी बात की गई है, और वो इंपॉर्टेंट ट्रेड सेंटर कौन सा है? कोलम है। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। होपफुली ये जो बेसिक इंट्रोडक्शन है ये आपको समझ में आया होगा। हम आगे बढ़ें उससे पहले वीडियो पे लाइक के बटन को दबा दो। लाइक दबाना जरूरी है बिकॉज यूट्यूब ऐसे ही फंक्शन करता है, जब आप वीडियो पे लाइक के बटन को दबाते हो तो यूट्यूब वीडियो को कंसिडर करता है और थोड़ा सा पुश कर देता है। तो लाइक का बटन दबा दो, शेयर कर दो अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे, व्हाट्सएप वगैरह पे अपने फ्रेंड्स को। जो भी लोग इसमें इंटरेस्टेड हैं, इससे रिलेटेड पढ़ाई कर रहे हैं, उनको शेयर कर दो।
अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फॉर श्योर चैनल को सब्सक्राइब कर लो। और अगर आप केपेबल हो, हेल्प करना चाहते हो, तो आप हमें हेल्प कर सकते हो बाय क्लिकिंग ऑन द ज्वाइन बटन, या फिर आप कंट्रीब्यूट कर सकते हो क्यूआर कोड को स्कैन करके। अच्छा, अब बात आती है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से लेके वैदिक पीरियड तक ये जो ट्रेड है, ये जो ट्रेडर्स हैं, ये जो कल्चरल एक्सचेंज है, इसकी कहानी क्या रही है। लेकिन उससे पहले प्रोटो हिस्टोरिक इसका मतलब क्या होता है, होपफुली आपको पता होगा, लेकिन मैं मोटा मोटा बता देता हूँ। देखो, जब हिस्ट्री को पढ़ा जाता है तो हिस्ट्री को आम तौर पे 3 फेजेस में डिवाइड करके देखा जाता है। कौन कौन से 3 फेजेस हैं? एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्री हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री, एक होता है प्रोटो हिस्ट्री, और एक होता है हिस्ट्री। ये जो प्री हिस्ट्री है, प्रोटो हिस्ट्री है और हिस्ट्री है, इन तीनों के बीच में मोटा मोटा डिफरेंस क्या है? हिस्ट्री बात करता है उस टाइम फेज के बारे में जब राइटिंग को इन्वेंट कर लिया गया था। जब राइटिंग का इन्वेंशन हो गया, तब से जो फेज है उसको बुलाया जाता है हिस्ट्री। प्री हिस्ट्री का मतलब होता है वो वाला फेज जब तक राइटिंग को इन्वेंट नहीं किया गया था, जब तक राइटिंग का इन्वेंशन नहीं हुआ था, उस फेज को क्या बुलाया जाता है? उसको प्री हिस्ट्री बुलाया जाता है। और प्री हिस्ट्री और हिस्ट्री के बीच में ये जो फेज आता है, इसको बुलाते हैं प्रोटो हिस्ट्री। और प्रोटो हिस्ट्री में क्या है? कहीं कहीं पे राइटिंग को डेवलप कर लिया गया है। कुछ कुछ सिविलाइजेशंस ऐसे हैं जहां पे राइटिंग डेवलप हो गई है, कुछ कुछ सिविलाइजेशंस ऐसे हैं जहां पे राइटिंग डेवलप तो हो गई है, हमें पता भी है उनकी राइटिंग के बारे में, उनकी स्क्रिप्ट के बारे में, लेकिन अभी तक उसको हम डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। जैसे हमारी खुद की इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो स्क्रिप्ट है, उसको हम अभी तक डिसाइफर नहीं कर पाए हैं। तो ये किस में लाई करता है? ये लाई करता है प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड में। प्रोटो हिस्टोरिक से लेके वैदिक पीरियड तक ट्रेड, ट्रेडर्स और कल्चरल एक्सचेंज की कहानी क्या रही है। देखो, शुरुआत में तो नोमैडिक लाइफस्टाइल हुआ करती थी, लोगों को ट्रेड से बहुत ज्यादा मतलब होता ही नहीं था। धीरे धीरे जैसे जैसे सिविलाइजेशन के डेवलप होने की शुरुआत हुई, कल्चर के डेवलप होने की शुरुआत हुई, तो धीरे धीरे कमर्शियल एक्टिविटीज भी देखने को मिली। लेकिन शुरुआत में ये जो कमर्शियल एक्टिविटीज देखने को मिली, ये बेहद लिमिटेड हुआ करती थी। लेकिन जैसे जैसे सिविलाइजेशन ने आगे बढ़ने की शुरुआत की, जैसे जैसे सिविलाइजेशन ने डेवलप करने की शुरुआत की, वैसे वैसे जो ट्रेड है, जो कमर्शियल एक्टिविटीज हैं, उनमें भी ग्रोथ देखने को मिली। और जो सिग्निफिकेंट टर्नओवर देखने को मिला, वो देखने को मिला इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान। इनफैक्ट इंडस वैली सिविलाइजेशन की बातचीत हमने कई बार ऑलरेडी की हुई है। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर कई सारे डॉक्स देखने को मिलते हैं, कई सारे पोर्ट्स देखने को मिलते हैं, कई सारी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज देखने को मिलती हैं, कई सारी कमर्शियल एक्टिविटीज देखने को मिलती हैं। फॉर एग्जाम्पल लोथल, लोथल के बारे में फॉर श्योर आपने सुना होगा। लोथल इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन मेड डॉक्स टू रिसीव शिप्स। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर वन ऑफ द ओल्डेस्ट मैन मेड डॉक हुआ करता था लोथल। और ये जो लोथल है, यहाँ पे 3 टाइप की बोट्स को एस्केवेट किया गया है। तो लोथल अपने आप में सिग्निफिकेंट रहा है। हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो, इन दोनों के बारे में आपने फॉर श्योर पढ़ा होगा, हमने भी एक सेशन रिकॉर्ड किया हुआ है। ये जो हड़प्पा और मोहनजोदाड़ो है, देवर कमर्शियल सिटीज, यहाँ पे कमर्शियल एक्टिविटीज देखने को मिलती थी। इनफैक्ट जो ओल्ड बेबीलोनिया की इंस्क्रिप्शंस हैं, वहां पे इंडिया के साथ में, इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में ट्रेड के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। ये जो आज का इराक वाला रीजन है, वहां पे ओल्ड बेबीलोनिया एग्जिस्ट किया करता था। और ये जो ओल्ड बेबीलोनिया के इंस्क्रिप्शंस हैं, इनमें इंडस वैली सिविलाइजेशन के साथ में ट्रेड के एविडेंसेस देखने को मिलते हैं। इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर लोथल जैसे पोर्ट्स के अलावा और बहुत सारे पोर्ट्स देखने को मिलते थे। जैसे टोडियो नाम का एक पोर्ट देखने को मिलता था, अमरा नाम का एक पोर्ट देखने को मिलता था, लख बवाल नाम का एक पोर्ट देखने को मिलता था। अब देखो, ये छोटी छोटी चीजें हैं, लेकिन ये काम आ जाती हैं। कभी यही क्वेश्चन आ जाए प्रीलिम्स में कि बताओ भाई कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में कौन कौन से पोर्ट्स देखने को मिलते थे। लोथल आपको पता है, लेकिन लोथल के अलावा टोडियो है, अमरा है, लख बवाल है। और मैं ये इसलिए भी बोल रहा हूँ क्योंकि कुछ बच्चे मेरे को हर रोज कॉन्स्टेंटली इंस्टा पे मैसेज करते हैं और बोलते हैं कि सर, ये जो आर्ट एंड कल्चर है, इसमें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ ही चैप्टर्स इंपॉर्टेंट हैं, आप सिर्फ उनको कवर करो। लेकिन मैं पूरी किताब कवर कर रहा हूँ। उसके पीछे 2 रीजंस हैं। एक रीजन तो ये है कि ये जो बुक है, ये एक बार कवर की जाएगी। मैं एक बार पूरे तरीके से कवर कर दूंगा, फिर उसके बाद मेरे लिए चीज़ें ईजी रहेंगी।
बिकॉज फिर बाद में रिवीजन जब करेंगे तो आपको बेस पता होगा, आपको चीज़ें पता होंगी, तो ईजिली आपको चीज़ें समझ में आएंगी। और दूसरा जो प्रोमिनेंट रीज़न है वो ये है कि अगर आप सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो हाँ मैं मानता हूँ कि कुछ चैप्टर्स ऐसे हैं जो कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, लेकिन अगर आप प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ रहे हो तो ये जो चीज़ें हैं, फॉर एग्जाम्पल ट्रेड, ट्रेडर्स, कल्चरल एक्सचेंज, फॉर एग्जाम्पल हमने ट्राइबल कल्चर के बारे में पढ़ा था, ये चैप्टर्स भी बेहद सिग्निफिकेंट रोल प्ले करते हैं। तो मैं तो ये एडवाइस करूंगा कि एक बार की मेहनत है, सिर्फ प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से मत पढ़ो, प्रीलिम्स और मेंस दोनों के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़ो और एक बार में इन चीज़ों को कवर करो। अच्छा वापस आते हैं, इंडस वैली सिविलाइजेशन के दौरान जो अदर पोर्ट्स देखने को मिलते थे वो कौन से हैं? टोडियो, अमरा और लखबवाल। हमने ये भी पढ़ा हुआ है कि इंडस वैली सिविलाइजेशन में बीड मैन्युफैक्चरिंग कहाँ पे देखने को मिलती थी? चानूदारो में और लोथल में। चानूदारो में और लोथल में बीड मैन्युफैक्चरिंग देखने को मिलती थी। जो मेन इंपोर्टेड आइटम्स हुआ करते थे इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर, जो मेन इंपोर्टेड आइटम्स हुआ करते थे वो कौन से होते थे? प्रेशियस मेटल्स को इंपोर्ट किया जाता था, कॉपर को इंपोर्ट किया जाता था और सेमी प्रेशियस स्टोन्स को इंपोर्ट किया जाता था। और सेमी प्रेशियस स्टोन्स की अगर बात करें तो लापिस लजूली, इसको इंपोर्ट किया जाता था अफगानिस्तान से। लापिस लजूली को अफगानिस्तान के कुछ डिस्ट्रिक्ट से इंपोर्ट किया जाता था। टर्कोइश, टर्कोइश ये भी बड़ा प्रेशियस स्टोन है, इसको इंपोर्ट किया जाता था पर्शिया से। और एमथेस्टी, एमथेस्टी इसको इंपोर्ट किया जाता था महाराष्ट्र से। बेहद सिंपल और इजी सी बातचीत है। अब देखो महाराष्ट्र ये मत समझ लेना कि यार ये तो हमारी कंट्री का ही पार्ट है तो इंपोर्ट कैसे किया जाता था। हम बात कर रहे हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड की। तो उस टाइम पीरियड पे ये जो एमथेस्टी है इसको महाराष्ट्र से लाया जाता था। लापिस लजूली कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था? अफगानिस्तान से। टर्कोइश इसको कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था? पर्शिया से। और एमथेस्टी इसको कहाँ से इंपोर्ट किया जाता था? महाराष्ट्र से। मोटा मोटा अगर मेन इंपोर्टेड आइटम्स की बात करें तो प्रेशियस मेटल्स को इंपोर्ट किया जाता था, कॉपर को इंपोर्ट किया जाता था और सेमी प्रेशियस स्टोन्स को इंपोर्ट किया जाता था। और वो आइटम्स जो कि मेनली एक्सपोर्ट किए जाते थे वो कौन से थे? एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स को एक्सपोर्ट किया जाता था, व्हीट को एक्सपोर्ट किया जाता था और ऑयल सीड्स को एक्सपोर्ट किया जाता था। ये जो मेन इंपोर्टेड आइटम्स हैं और ये जो मेन एक्सपोर्टेड आइटम्स हैं ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट हैं, इनको भी दिमाग में रखना। फिर इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पीरियड से हम आगे बढ़े और वैदिक पीरियड आया। और ऋग वैदिक पीरियड के दौरान काव जो है वो बड़ी इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, बड़ी सिग्निफिकेंट हुआ करती थी और काव को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर भी यूज किया जाता था। ऋग वैदिक पीरियड के दौरान ट्रेड बड़ा लिमिटेड देखने को मिला और बार्टर सिस्टम जो है वो प्रिविलेंट था। बार्टर सिस्टम जो है वो बढ़ चढ़ के देखने को मिला ऋग वैदिक पीरियड के दौरान। बार्टर सिस्टम क्या होता है होपफुली आपको ऑलरेडी पता होगा, प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। तो ऋग वैदिक पीरियड के दौरान एक तो काउ जो कि अपने आप में बेहद इंपॉर्टेंट हुआ करती थी, सर्व्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज एज वेल। मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे काउ ने सर्व किया, हालांकि काउ की रिलीजियस इंपॉर्टेंस भी थी। बट ये जो ऋग वैदिक पीरियड है इस पीरियड के दौरान लिमिटेड ट्रेड देखने को मिला और बार्टर सिस्टम जो है वो प्रेवलेंट था। हाँ, लेटर वैदिक पीरियड के दौरान ये जो ट्रेड है इस ट्रेड में इंक्रीज देखने को मिलेगा। इस पीरियड के दौरान मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे और भी चीजें यूज की जाती थी, जैसे निष्का। निष्का इसके बारे में फॉर श्योर आपने सुना होगा। निष्का बेसिकली गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे, तो निष्का को यूज किया जाता था मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे। इसके अलावा हिरण्यपिंडा, हिरण्यपिंडा ये भी एक तरीके के गोल्ड कॉइन्स हुआ करते थे, इनको भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जाता था। और मनस, मनस जो हैं ये भी मेटल कॉइन्स हुआ करते थे और इनको भी मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पे यूज किया जाता था। निष्का ये जो टर्म है इस टर्म को याद रखना, एनसीईआरटी में भी इसको मेंशन किया गया है। तो ऋग वैदिक पीरियड के दौरान, वैदिक पीरियड के दौरान काउ सर्व्ड एज अ मीडियम ऑफ एक्सचेंज, लेकिन इसके अलावा और भी चीजों को मीडियम ऑफ एक्सचेंज के तौर पर यूज किया गया, जैसे निष्का, जैसे हिरण्यपिंडा, जैसे मानस। बेहद सिंपल और ब्रॉड सी आउटलाइन है कि प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड से लेके वैदिक पीरियड के बीच में ये जो ट्रेड है, ये जो ट्रेडर्स हैं, ये जो कल्चरल एक्सचेंज है वो किस तरीके से डेवलप हो रहा था, ये सारी चीजें ऑलरेडी हमने कहीं ना कहीं पढ़ी हुई हैं। जैसे इंडस वैली सिविलाइजेशन के टाइम पे इन सभी चीजों के बारे में ऑलरेडी हमने पढ़ा था, पहले चैप्टर में भी इसके बारे में हमने बातचीत की थी। फिर इसके बाद बात आती है कि महाजनपदास के फेज के दौरान
ये जो ट्रेड है, ये जो ट्रेडर्स हैं और ये जो कल्चरल एक्सचेंज है, ये किस तरीके से डेवलप हुआ। देखो ये वो फेज है जब बुद्धा और महावीर वैदिक रिलीजन्स के अगेंस्ट में, वैदिक रिलीजन के अंदर जो भी उनको कमियां दिखाई दे रही थी उनके अगेंस्ट में अपनी वॉइस को रेज कर रहे थे। और इसी फेज के दौरान इंडिया जो है वो डिवाइड हुआ 16 महाजनपद्स में। कितने महाजनपद्स में डिवाइड हुआ? 16 महाजनपद्स में डिवाइड हुआ। एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में जब हम पढ़ेंगे या जब हम बात करते हैं एंशिएंट हिस्ट्री के बारे में, तब डिटेल में इन 16 महाजनपद्स के बारे में बात करते हैं। लेकिन फिलहाल के लिए इस फेज के दौरान इंडिया गॉट डिवाइडेड इनटू 16 महाजनपद्स। अजात शत्रु के अंदर मगध जो है वो बेहद पावरफुल एम्पायर बना। अजात शत्रु ने बेहद पावरफुल मगध एम्पायर को स्टेब्लिश किया। अजात शत्रु का बेटा था उदयभद्र, और उदयभद्र ने पाटलिपुत्र की फाउंडेशन रखी। पाटलिपुत्र जो कि कैपिटल सिटी बनी मगध की। और ये जो पाटलिपुत्र है ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेंटर बना फॉर पॉलिटिक्स, फॉर ट्रेड, फॉर कॉमर्स। पाटलिपुत्र became a very important center of politics, trade and commerce। तो पाटलिपुत्र जब बनाया गया, जब पाटलिपुत्र मजबूत हो गया तो ट्रेड में, कॉमर्स में, उसमें भी सिग्निफिकेंट इंक्रीज देखने को मिला। इनफैक्ट इस फेज के दौरान जो ट्रेड और जो कॉमर्स की एक्टिविटीज थी उनका रेफरेंस जातका स्टोरीज में देखने को मिलता है, पाली लिटरेचर में देखने को मिलता है और पनिनी के अकाउंट्स में भी देखने को मिलता है। पनिनी ऋषि इनके अकाउंट्स में भी इस फेज का जो ट्रेड है, जो कॉमर्स है, उसकी जानकारी मिलती है। एक चीज और, पनिनी ने एक बेहद फेमस किताब लिखी है। इस किताब में, इस आर्ट एंड कल्चर वाले सेशंस में हमने कई बार उस किताब के बारे में पढ़ा हुआ है। प्लीज लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि ये जो पनिनी है इनकी जो फेमस किताब है उसका नाम क्या है। लिखना। इस फेज के अंदर जो भी ट्रेड एंड कॉमर्स देखने को मिल रहा था उसका रेफरेंस जातका स्टोरीज में देखने को मिलता है, पाली लिटरेचर में देखने को मिलता है और पनिनी के अकाउंट्स में देखने को मिलता है। इनफैक्ट इसी फेज के दौरान टैंक्स देखने को मिलते हैं, वेल्स देखने को मिलते हैं। ये जो टैंक्स हैं, ये जो वेल्स हैं, इनको रोड के किनारे पे बनाया गया। क्यों बनाया गया? फॉर द कंफर्ट ऑफ ट्रेवलर्स। जो ट्रेवलर्स हैं, जो ट्रेडर्स हैं, जो कि लंबा चौड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके आ रहे हैं, उनके कंफर्ट के लिए रोड साइड पे, रोड के किनारे पे टैंक्स बनाए गए, वेल्स बनाए गए। बहुत सारे कारवा लीडर्स जो हैं, जो कि लंबे चौड़े कारवास को लीड किया करते थे, जो कि लंबे चौड़े ट्रेड ग्रुप्स को लीड किया करते थे, वो लंबा चौड़ा डिस्टेंस ट्रेवल करके ट्रेड के पर्पज से आया करते थे। इस फेज के दौरान एक बरुक्चा और दूसरा सोपरा, बरुक्चा और सोपरा वर द इंपॉर्टेंट पोर्ट्स ऑन द वेस्टर्न कोस्ट। हमारे कंट्री के वेस्टर्न कोस्ट पे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखने को मिलते थे इस फेज के दौरान, उनमें एक था बरुक्सा और दूसरा था सोपरा। और ईस्टर्न कोस्ट पे जो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स देखने को मिलते थे उनमें एक गंभीर और दूसरा सर्बिया। वेस्टर्न कोस्ट पे दो इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से देखने को मिलते थे? बरुक्चा देखने को मिलता था और सोपरा देखने को मिलता था। और ईस्टर्न कोस्ट पे इंपॉर्टेंट पोर्ट्स कौन से देखने को मिलते थे? गंभीर देखने को मिलता था और सर्बिया देखने को मिलता था। वाराणसी जो कि फेमस था सिल्क के लिए, वाराणसी वॉज फेमस फॉर सिल्क। जो मेन एक्सपोर्टेड आइटम हुआ करता था वो होते थे कॉटन टेक्सटाइल्स। कॉटन टेक्सटाइल्स वर द मेन एक्सपोर्टेड आइटम ड्यूरिंग दिस एज ऑफ महाजनपदास। और कॉटन टेक्सटाइल्स के अलावा एक और इंपॉर्टेंट आइटम ऑफ ट्रेड हुआ करता था सैंडलवुड। सैंडलवुड भी बड़ा इंपॉर्टेंट आइटम हुआ करता था ट्रेड का, तो ये भी अपने आप में इंपॉर्टेंट है। वाराणसी वॉज फेमस फॉर सिल्क और जो मेन एक्सपोर्टेड आइटम हुआ करता था वो होता था कॉटन टेक्सटाइल्स। और कॉटन टेक्सटाइल्स के अलावा एक और आइटम जो कि बेहद इंपॉर्टेंट ट्रेड का आइटम होता था वो कौन सा था? सैंडलवुड। और इसके साथ आज की बातचीत हम हमारी खत्म कर रहे हैं। देखो ये जो सेशन है, इस सेशन में ये छोटी छोटी चीजें कि कौन सा पोर्ट किस फेज के दौरान इंपॉर्टेंट है, किस तरीके से ये जो ट्रेड है डेवलप हो रहा है, किस तरीके से जो कल्चरल एक्सचेंज है, ये कल्चरल एक्सचेंज देखने को मिल रहा है, ये छोटी छोटी चीजें बेहद काम आती हैं, प्रीलिम्स में भी काम आती हैं और मेंस में आंसर लिखते टाइम ये छोटी छोटी चीजें बेहद काम आती हैं। तो इनको लाइटली नहीं लेना, ढंग से पढ़ना, और अगर कोई डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना। थैंक यू वेरी मच।